हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे। हम कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग 5.3। आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक है हमारा डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। ये हमारा आता है फिफ्थ यूनिट में ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में। मेरा थोड़ा सा ना एक्चुअली गला खराब है, तो एक्सक्यूज करना अगर कहीं पे मैं अटकूँ तो अभी ये नया थोड़ा सा माइक यूज़ किया है, तो आशा करता हूँ कि आवाज़ ठीक आए आपको। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट आता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, सॉरी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है कि जब हम हमारे पास जो पावर है हम उसको अपने लोअर सबॉर्डिनेट्स के साथ बांटते हैं। जो हमारे पास पावर है हम उसको अपने लोअर सबॉर्डिनेट्स के, या आप कह सकते हो कि एम्प्लॉयज़ के साथ बांटते हैं। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी को ना कहा जाता है डेलीगेशन। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजिंग का। इसकी ज़रूरत तब हमें महसूस हुई जब काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता था सुपीरियर्स पे। मतलब सारा काम मैनेजर को अकेले को करना पड़ता था, तो वो कोई भी काम इंडिपेंडेंटली या कोई भी काम एफिशिएंटली अकेले नहीं कर सकता था। इसलिए उसने इसलिए उसने क्या कहते हैं, अपना जो अथॉरिटी है, अपनी जो पावर है, उसने डेलीगेट किया। मतलब छोटा छोटा काम पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, साथ ही में अपनी पावर डेलीगेट की उस काम को अच्छे से इफेक्टिवली एफिशिएंटली अचीव करने के लिए। तो उसे हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। व्हेन सुपीरियर डेलीगेट्स और spreads its authority to its subordinates, that is known as delegation of authority। ठीक है। इस सिचुएशन में जो सुपीरियर है उसने अपनी क्या कहते हैं पावर वो सबॉर्डिनेट में बांट दी। अ, जैसे कि कहा जाता है कि सिर्फ डिवीजन ऑफ वर्क से हमें सक्सेस गारंटी नहीं होता। कि सिर्फ काम बांट देने से हम क्या कहते हैं हमारा काम पूरा हो जाए, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूरा अच्छे से काम करने के लिए हमें अथॉरिटी देनी ही पड़ती है, सबॉर्डिनेट्स को अथॉरिटी देनी ही पड़ती है। इसलिए जो डिवीजन ऑफ वर्क with parallel to assigning of authority is very essential for the successful completion of the work, that is known as delegation of authority। division of work and assigning authority for the successful work performance is called delegation of authority। ठीक है। उसके बाद आता है एलिमेंट्स के, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एलिमेंट्स हमारे तीन एलिमेंट्स आएंगे। द फर्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड वन इज अथॉरिटी, एंड द थर्ड वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। फर्स्ट वन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड वन इज अथॉरिटी, एंड थर्ड वन इज अकाउंटेबिलिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इम्पोर्टेंट वन। एक सेकंड। तो एक सेकंड, कहाँ पे था, पता नहीं यार, ये कैसे पीडीएफ भेजते हैं, पूरा घुमाना पड़ता है। हाँ जी। तो हाँ जी, यहाँ पे आया हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम अपने सबॉर्डिनेट को एक ऑब्लिगेशन दे रहे हैं कि आपको ये काम हमें करके देना पड़ेगा। हम इट रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। हम उसको एक ऑब्लिगेशन दे रहे हैं कि आपको ये काम हमें करके देना पड़ेगा। ये इट फ्लोस अपवर्ड्स, वो हमें करके देगा। ठीक है, वो हमें काम करके देगा। तो देगा तो देखो, ये सुपीरियर या सबॉर्डिनेट, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करें वो उसकी बात नहीं कर रहे। वो हमें काम करके देगा। ठीक है। तो वो अपवर्ड फ्लो करता है। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, एक सेकंड, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर होता है कि जो ऑब्लिगेशन दिया जाता है सबॉर्डिनेट को कि आपको ये काम ना कंप्लीट करना है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, फॉर यानी कि मैंने हाँ जी ये काम करना है। टू, मैंने किसको अकाउंटेबल होना है कि मैंने हाँ जी ये काम किया। फॉर, मैं ये काम करूंगा, और टू, मैं अकाउंटेबल हूँ इस काम के लिए कि हाँ मैं इस काम के लिए आपको अकाउंटेबल हूँ कि ये काम कैसा हुआ, कितना पूरा हुआ, कितना नहीं हुआ। तो ये है responsibility force means obligation of a subordinate to complete the assigned job। responsibility two means accountability of a subordinate for his work performance in relation to the authority given to him। जितनी आपको पावर दी गई है उस हिसाब से आपने कितना काम किया उसके लिए आपको अकाउंटेबल होना है। जितनी अथॉरिटी होती है उतनी अकाउंटेबिलिटी आपकी ज्यादा होती होगी, जितनी ज्यादा अथॉरिटी उतनी ज्यादा आपकी अकाउंटेबिलिटी।
जैसे इसके फीचर्स हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी और पर्सन को साइन कर सकते हैं। जैसे मेरा काम था, ठीक है, मेरे को काम दिया गया कि आपको ये काम करना है। मैं अपने क्लासमेट के साथ थोड़ा सा काम बांट लूँ कि थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा आप कर दो, तो उसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम असाइन कर सकते हैं। इसकी एसेंस क्या है? ड्यूटीफुल, कि हमें, हाँ जी, अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी करनी है। इसकी एसेंस क्या है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या है एसेंस, कि हमें अपना काम है वो अच्छे से करना है, ड्यूटीफुल हमें अपना काम करना है। ये कैसे ओरिजिनेट होती है? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन से। क्योंकि अगर कोई हमें काम देगा तो ही तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, और अगर हम किसी से काम लेंगे तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसलिए सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप इज वेरी नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वही है कि सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनेट होती है। आगे आता है अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या होता है? पावर टू टेक डिसीजंस। अथॉरिटी रेफर्स टू द पावर टू टेक डिसीजंस। इसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है कि इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स, और उनके खिलाफ एक्शन लेना, टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। दोबारा से हम अच्छे से करते हैं। इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट्स एंड टू टेक एक्शन विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन। ठीक है, एक बार दोबारा। इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल का राइट है, टू कमांड हिज सबॉर्डिनेट, ताकि वो अपने सबॉर्डिनेट को कमांड कर सके, उनको ऑर्डर दे सके, हुक्म दे सके, एंड टू टेक एक्शन, और उनके खिलाफ या उनके लिए एक्शन ले सके विद इन द स्कोप ऑफ हिज पोजीशन, अपनी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए। पोजीशन के हिसाब से अथॉरिटी होती है, और अथॉरिटी के हिसाब से अकाउंटेबिलिटी होती है। ठीक है, ये टॉप टू बॉटम होती है। ठीक है, इसको हम डेलीगेट किया जाता है, ऊपर वाले जो होते हैं वो हमें डेलीगेट करते हैं। ठीक है, ये मतलब ये डाउनवर्ड होती है। जो अथॉरिटी होती है वो सबॉर्डिनेट सुपीरियर को वो करता है। जैसे ये देखो, ये सुपीरियर है, ये सबॉर्डिनेट है। ठीक है, ये उसको वो करेगा, डेलीगेट करेगा अथॉरिटी, इसलिए डाउनवर्ड होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसके फीचर्स क्या है? अथॉरिटी कैन बी असाइंड और डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। हाँ जी, हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। कि हमें क्या, पहले तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि क्या हम अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, या रिस्पॉन्सिबल, क्या जो मतलब कोई भी चीज़ बताइए, क्या हम उसको डेलीगेट कर सकते हैं? हाँ, हम अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। हाँ, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर सकते हैं। ये होती है, किसके रिलेट करती है? पोस्ट के। आपके पोस्ट के हिसाब से आपकी अथॉरिटी होगी। आपका आप अगर मैनेजर हो कंपनी में, तो उसके हिसाब से आपकी अलग अथॉरिटी। आप अगर सीईओ हो, उसके हिसाब से आपकी अलग अथॉरिटी। आप अगर मैनेजिंग डायरेक्टर हो, उसके हिसाब से आपकी अलग अथॉरिटी। तो इस हिसाब से आपकी अथॉरिटी, योर अथॉरिटी इज डायरेक्टली लिंक विद योर पोस्ट, जहाँ पे आप काम कर रहे हो। इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल। इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल। हाँ जी, तो ये सपोज करो आपको क्लास का मॉनिटर बना दिया गया, और आपको अथॉरिटी दे दी कि हाँ जी, आप किसी भी बच्चा, कोई भी बच्चा अगर आपसे बदतमीजी करे तो आप उसका कंप्लेंट कर सकते हो, या आप उसको मार सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर आपको ये अथॉरिटी मिली, तभी तो आपने क्या कहते हैं वो अपना काम अच्छे से कर पाए ना। अगर आपको ये अथॉरिटी ना मिली होती तो ऐसे तो कोई भी उठ के आपको मारता, या आपको तंग करता, या आपको आपकी बात नहीं मानता। जो डिसीजन था कि हाँ क्लास को शांत रखना है, उसको इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल कैसे हुआ? क्योंकि आपको अथॉरिटी दी गई। समझे आप बात को? आपको आपके टीचर आपको कह के गए कि आपको बच्चों को शांत रखना है, चुप करा के रखना है, आपको मतलब मैनेज करके रखना है बच्चों को। तो आपको उसके लिए इक्वल टू, जैसे मॉनिटर के हिसाब से आपको अथॉरिटी दे दी गई। उस अथॉरिटी की वजह से ही पॉसिबल हुआ कि वो आप जो डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हो, मतलब डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हो। इस पॉइंट का ये मतलब बनता है। ये इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल। अथॉरिटी क्या है? ये की है मैनेजरियल जॉब की, बिकॉज अ पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट बी अ मैनेजरियल पोस्ट। अब मेरी बात सुनो, समझो टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल और वर्कर्स में क्या डिफरेंस है? ठीक है, डिफरेंस ये है कि जो वर्कर्स हैं उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उनको बस रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी है। उनको कोई अथॉरिटी दी ही नहीं गई कि हाँ आपको इतनी पावर है, आप ये करोगे वो करोगे। उनको ना अथॉरिटी दी नहीं गई। तो और टॉप लेवल को, मिडिल लेवल को, उनको अथॉरिटी है। अथॉरिटी है तो ही तो वो मैनेजरियल जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तभी तो वो मैनेज कर रहे हैं हर एक चीज को। जैसे टॉप लेवल मैनेज कर रहा है मिडिल लेवल के मैनेजर्स को, मिडिल लेवल मैनेज कर रहा है लोअर।
तो वो कैसे कर रहे हैं? वो इसी की वजह से कर रहे हैं कि उनके पास अथॉरिटी है। जबकि जो सबसे नीचे वाला लेवल है, वर्कर लेवल, उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इसलिए वो मैनेजेरियल जॉब से कनेक्टेड नहीं है। वो किसी को मैनेज नहीं कर रहे, वो खुद काम कर रहे हैं। जो मैनेज कर रहा है उसके पास अथॉरिटी भी है। तो ये कह रहा है कि अथॉरिटी इज अ की टू अ मैनेजेरियल जॉब। अथॉरिटी एक वो है, चाबी है, जिससे हम मैनेजेरियल जॉब को एक्सेस कर सकते हैं। बिकॉज अगर कोई पोस्ट विदाउट अथॉरिटी हो, उसको मैनेजेरियल पोस्ट कह ही नहीं सकते। ठीक है, आई होप यू गेट माई पॉइंट क्लियर। आगे आता है मीनिंग। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? पावर टू टेक डिसीजन। उसका क्या होता है? असाइन जॉब, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अथॉरिटी कैसे होती है? टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे? बॉटम टू टॉप। अथॉरिटी आप डेलीगेट करते हो कि आपको ये काम करना है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब ये काम करके देते हो तो बॉटम टू टॉप। ठीक है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ओरिजिन, इसका ओरिजिन क्या है? फॉर्मल पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल पोजीशन यानी कि सब कुछ रूल्स के हिसाब से, रेगुलेशन के हिसाब से, आपके जो रूल्स है उसके हिसाब से, उस हिसाब से ओरिजिनेट होता है ये अथॉरिटी। कि मतलब आपका पहले डिसाइड करके रखा गया हो कि सीईओ की इतनी पावर है, मैनेजर की इतनी पावर है, जनरल मैनेजर की इतनी पावर है, मैनेजिंग डायरेक्टर की इतनी पावर है। ठीक है, तो ये फॉर्मल पोजीशन है वो कंपनी का, वहां से ओरिजिनेट होता है। यहाँ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सीनियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप से ओरिजिनेट होता है ये। इसकी एसेंस क्या है? कि हम डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सके, हमने जो डिसीजन लिया उसको इम्प्लीमेंट कर सके। आप मॉनिटर वाली एग्जांपल याद रखियो, हम अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सके। जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो क्या एसेंस क्या है? कि जो ड्यूटी है उसको फुलफिल कर सके, कि ड्यूटी को ओबे कर। सॉरी, कोई आ गया था। तो मैं था यहाँ पे एसेंस पे। अथॉरिटी की जो एसेंस है वो है कि हमने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवाना है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराना है अच्छे से। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी की एसेंस है वो है कि हमने ड्यूटी को ओबे करना है, हमने अपनी ड्यूटी को फुलफिल करना है। ठीक है, उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी थोड़ा सा एक वैसा कंसेप्ट भी है कि हल्का सा मुड़ा हुआ कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें एक टॉपिक आता है। तो पहले अकाउंटेबिलिटी के आने से पहले ये थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। एक सेकंड, ये डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंफ्यूजन। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 होता है, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हाँ जो नॉर्मल हमारा हल्के मोटे ऑपरेशन है वो। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 होता है वो है हमारा अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कह रहा है कि जो ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 है, वो तो हाँ सुपीरियर वो कर सकता है, क्या कहते हैं, डेलीगेट कर सकता है। लेकिन जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डेलीगेट नहीं कर सकता। वो आगे एक कंसेप्ट आएगा, आपको मैं इसकी सारी क्लैरिटी दूंगा। मैं दोबारा से यही इसी पेज पे आऊंगा। तब तक आपको पहले अकाउंटेबिलिटी पढ़ाऊँ, हो क्या है क्या वो। अकाउंटेबिलिटी होता है आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन्ड टास्क। जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी विद द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, तो आपकी आंसरेबिलिटी, मतलब आपने काम कैसे किया, कितना फ्लोज रह गया, आपका काम पूरा हुआ या नहीं, कितना अच्छे से आपने काम किया, मतलब पूरी की पूरी आंसरेबिलिटी आपको देनी पड़ती है। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन्ड टास्क। ठीक है, आंसरेबिलिटी होती है, ये भी अपवर्ड होती है क्योंकि आपने अपने सुपीरियर को देनी है। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ, ठीक है, हाँ जी, ये वही टॉपिक है यार, ऊपर वाला ही। ये ना अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले हम अकाउंटेबिलिटी पूरा कर ले। अकाउंटेबिलिटी हम किसी को डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी देखो, हम अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हैं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट डेलीगेट अकाउंटेबिलिटी। ये आगे देखते हैं क्यों। उसके बाद आता है इट इज ओनली टुवर्ड्स द डेलीगेटर्स, कि हमें जिसने हमें काम दिया है हमें सिर्फ उसी को आंसरेबल होना है। ऐसे नहीं कि हम क्या कहते हैं, हमें एक ने काम दिया तो हम पूरे स्कूल, समझो आपको एक टीचर ने काम दिया, आपको एक काम करना है, तो ऐसा नहीं आप पूरे स्कूल के लिए लायबल हो कि आप कोई भी आप पे आगे चढ़ जाए कि नहीं आपने ये काम नहीं किया, नहीं किया। आप सिर्फ एक बंदे के लिए लायबल हो, आपको कोई भी अकाउंटेबल नहीं कर सकता जिसने आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है इसका बेस है। ठीक है, ओरिजिनेट नहीं हुआ, इसका बेस है सीनियर और सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, इसका बेस है। ओरिजिनेट हुआ है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। अब मेरी बात समझो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। जो अथॉरिटी थी वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? जो हमारी अथॉरिटी थी वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? वो हुई थी एक सेकंड, यहाँ से था,
हाँ जी। वो ओरिजिनेट हुई थी फॉर्मल पोजीशन भी, आप कौन सी पोस्ट पे कौन सी पोजीशन पे हो वहां से आपकी अथॉरिटी डिफाइन की जाती है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी में जो आपका बेस है वो है सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप, और जो ओरिजिन है वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब मैं आपको बताता हूँ बेस कैसे। बेस ऐसे कि देखो, बेस ये है कि अकाउंटेबिलिटी जो आपकी आंसरेबिलिटी है वो बेस इसलिए क्योंकि आपने सिर्फ आपका सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होना चाहिए किसी को आंसरेबल होने के लिए। सबसे पहली बात तो यही है, सबसे पहली बात, यानी कि ये उसका बेस है। सबसे पहली बात ये है कि देखो, अगर सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होगा तभी तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करोगे, तभी तो आप आंसरेबिलिटी दोगे। समझ रहे हो कि देखो, जैसे अगर आपका कोई सीनियर होगा या आपका कोई सबॉर्डिनेट होगा तभी तो यार आप उसको वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, उससे आंसरेबिलिटी ले सकते हो। तो ये सबसे पहले ये चीज जरूरी है कि एक सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप होना जरूरी है। उसके बाद ये ओरिजिनेट कैसे करते हैं, बिल्कुल। एक सेकंड। हाँ जी। तो ये जो ओरिजिनेट करता है वो करता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से कैसे कि आपको जितनी अथॉरिटी दी जाएगी आपकी उतनी ही अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा अथॉरिटी उतनी ज्यादा आपकी आंसरेबिलिटी, या आप कह सकते हो अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद आता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब असाइंड जॉब, ठीक है। इसका मतलब होता है आंसरेबिलिटी टू द सुपीरियर। डेलीगेशन होता है इसमें डेलीगेशन इसकी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 की, ठीक है। इसमें होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 की। अब ये जो बेसिक डिफरेंस था मैंने आपको ये बताना था, ये जो पीछे आपको बताया जा रहा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी 2, चाहे ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को पता नहीं इंपॉर्टेंट हो ना हो, लेकिन आपको समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 4 होता है वो होता है ऑपरेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आप कह सकते हो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद होता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी 2, वो होता है अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 होता है अकाउंटेबिलिटी, यानी कि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कि आपको समझो एक आपको मैंने काम दे दिया कि नॉर्मल सा आप ऐसे ये काम कर दो, ठीक है। आप नॉर्मल काम कर दोगे, लेकिन एक मैंने आपको कह दिया कि मेरे को तुमसे ही जवाबदारी चाहिए, ठीक है, तो वो होती है अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर जहां पे मेरे को सिर्फ तुमसे जवाबदारी चाहिए तो वो आप ये नहीं कह सकते कि आप उससे पूछ लो उससे पूछ लो। मैं जब कहता हूँ ना कि मेरे को आपसे ही जवाबदारी चाहिए, मेरे को किसी और से नहीं पूछना, तो आपको ही जवाबदारी देनी पड़ेगी। आप वो जवाबदारी किसी और पे डेलीगेट नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, यू कैन नॉट डेलीगेट द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यू कैन नॉट डेलीगेट द आंसरेबिलिटी ऑफ योर्स, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, इसका मतलब जो ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेलीगेट नहीं हो सकती, ठीक है। एक सेकंड, छोटा है। हाँ जी। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है। इसका रिलेशन क्या है, ओरिजिन ओरिजिन क्या है, सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशन, इसका क्या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें शायद एग्जाम में भी क्वेश्चन है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि कैन अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेटेड, क्या आप आपकी जो जवाब दे रही है या आपकी जो आंसरेबिलिटी, क्या आप उसको डेलीगेट कर सकते हो, ठीक है। इसने ना ये एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल दी है, एक सेकंड, एक ना मैं आपको बता दूं यहाँ पे, वर्ड पता नहीं अभी खुलने में टाइम ना ले ले। खुलने में टाइम ले रहा है यार, खुल गया खुल गया खुल गया। ये ना एक्चुअली अगर आप इसको उससे पढ़ोगे ना, थोड़ा सा वर्डिंग शायद आपको थोड़ी सी लिटिल बिट ट्रिकी लगे, लेकिन ये ना थोड़ा सा समझ के करने वाला है। हाँ जी। तो ये देखो, ये कह रहा है एक होता है सीईओ, सॉरी आगे आगे चल जा, हाँ, सीईओ, ठीक है। उसने इसको दी क्या कहते हैं अपनी जो वो दी, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसको कि हाँ जी आपने ये काम करना है, जनरल मैनेजर को, जनरल मैनेजर, एक सेकंड, जनरल मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपने ये काम हमें करके देना है। जनरल मैनेजर ने आप अपने आगे डिपार्टमेंटल हेड को दे दी, डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है,
आपने ये चीज देख ली कि किसने किसको दी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह, ठीक है। अथॉरिटी को आप अभी बीच में ना लेके आओ, तो थोड़ा सा ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। वो कह रहा है कि सीईओ ने जनरल मैनेजर को दी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जनरल मैनेजर ने डिपार्टमेंटल हेड को दी। तो उसका कहने का मतलब यही, वो ये पूछ रहा है कि इसने जो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, इसने इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तो क्या ये जो जनरल मैनेजर है, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकता है क्या? वो ये पूछ रहा है, क्या वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकता है कि, और दूसरे शब्दों में कहे कि क्या वो अपनी अकाउंटेबिलिटी भी उसको डेलीगेट कर सकता है कि जब सीईओ पूछे जनरल मैनेजर से कि हाँ जी बताओ, आपने, आपको जो काम दिया गया था आपने वो किया या नहीं किया, और वो कह दे कि नहीं मैंने डिपार्टमेंटल हेड को दिया था, आप उससे जाके पूछ लो। तो इन शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि क्या कहते हैं कि डिपार्टमेंटल हेड, नहीं सॉरी, कि कैन अकाउंटेबिलिटी और answerability कैन बी डेलीगेटेड। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो जनरल मैनेजर है क्या वो ये कह सकता है कि हाँ जी आप, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट कर दी और मैंने अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट कर दी, तो मेरी जो जवाब देरी थी आपको सीईओ साहब को, तो आप डिपार्टमेंटल हेड से ले लो, क्या वो ये ऐसा कर सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो आती है हमारी, एक सेकंड कहाँ पे है, हाँ जी, जो हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है वो आती है हमारी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उसको हम अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। वो यही कह रहा है कि एक नोट वर्दी क्वेश्चन राइज होता है कि क्या एक ऑफिसर अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करने के साथ या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करने के साथ, क्या वो अपनी कैन अचीव फ्रॉम द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या जो अपनी उसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या उसकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, क्या उससे भाग सकता है? तो फिर उसने यही क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो अकाउंटेबल नहीं होगा अपने सीनियर ऑफिसर को उसकी वर्क परफॉर्मेंस के लिए जो उसने सबॉर्डिनेट को डेलीगेट कर दी अथॉरिटी। तो इसका फिर उसने पूछा कि क्या सीनियर ऑफिसर है, क्या वो क्या कहते हैं जैसे सीईओ है, क्या वो फिर डिपार्टमेंटल हेड को पकड़ेगा, उसको छोड़ देगा जनरल मैनेजर को, डिपार्टमेंटल हेड को पकड़ेगा? तो सभी का आंसर नहीं है, ठीक है। जैसे वो इसने दिया, चीफ मैनेजर ने आगे वो उसको दिया, फिर आगे उसने दे दिया। तो वो कह रहा है, एक सेकंड, डिपार्टमेंटल हेड along with assigning of job with delegate authority but this will not हाँ जी, but this will not terminate his accountability। हाईलाइट कहाँ पे है? हाँ जी, this will not terminate his accountability। एक सेकंड, यहीं पे आ जाए यार, बड़ा दिक्कत सी है ये सॉफ्टवेयर में ना। ही विल ऑलवेज, वो कह रहा है ही विल ऑलवेज बी आंसरेबल टू हिज चीफ मैनेजर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। हाँ जी, तो वही बात है ना कि ये जो है कि ये जो जनरल मैनेजर है, चाहे वो उसने डिपार्टमेंटल हेड को वो कर दिया, अपनी अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन उसको सीईओ को जवाबदारी देनी ही पड़ेगी। उसको, जनरल मैनेजर को सीईओ को जवाबदारी देनी ही पड़ेगी, वो उससे भाग नहीं सकता। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस देयर वुड बी नो अनोमली इन सेइंग दैट अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट नॉट अकाउंटेबिलिटी। आप अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर सकते हो लेकिन अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। दस अकाउंटेबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ द पर्सन हु डेलीगेट्स अथॉरिटी। अकाउंटेबिलिटी उसी की रहती है जो अथॉरिटी आगे डेलीगेट करता है, ठीक है। आगे आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये पता नहीं ये कहना क्या चाहते हैं, मेरे को प्लस टू में भी नहीं समझ आया था, अभी भी नहीं समझ आया। चलो आपके साथ पढ़ के शायद समझ आ जाए। वो कह रहा है कि मजाक कर रहा हूँ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि हम जो नीडेड, जो जितनी जरूरत हो उतनी अथॉरिटी हम अपने सबॉर्डिनेट्स को बांट दें ताकि जो हमारा काम है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन। अकाउंटेबिलिटी तब ओरिजिनेट होती है जब अथॉरिटी दी जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। तो वो कह रहा है कि अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी। इसने बस आंसर दे दिया, ठीक है। अब इसने बता दिया डिवीजन ऑफ लेबर। फिर वो कह रहा है कि कोई भी ऑफिसर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो क्या कहते हैं काम कर सके, सारा कुछ खुद ब खुद संभाल सके। इसलिए उसके काम को अच्छे से करने के लिए, पूरा करने के लिए वो पूरे काम को डिवाइड करता है, फिर क्या कहते हैं उसको स्मॉल जॉब्स में डिवाइड करता है और हर एक जॉब एक पर्टिकुलर पर्सन को दे मारता है। फिर इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इसका बेसिस स्पेशलाइजेशन। फिर
मेरे को नहीं है समझ आया सच्ची में, अभी बाय गॉड कह रहा हूँ, मेरे को नहीं समझ आया ये कहना क्या चाहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इज द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। नाइदर इट इज इम्पोर्टेंट, सीरियसली इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस फालतू में कुछ इसको इससे घुसेड़ दिया, इसको इससे घुसेड़ दिया, तो मेरे को कोई लगा नहीं। कंक्लूजन से कुछ समझ आता है तो देख लो। अथॉरिटी कम्स इनटू द पिक्चर आफ्टर डिवीजन ऑफ लेबर। ओ भाई मेरे को ये नहीं समझ आई कि हाँ तुमने किया कैसे कैसे नहीं, ठीक है। विदाउट असाइनिंग ड्यूटीज अथॉरिटी इज नॉन एग्जिस्टेंट, thus it can be said that delegation of authority is based on the division of labor। कुछ भी, माँ किसी की बाप किसी का, ऐसे जोड़ दो, मेरे को नहीं यार, मतलब किसी चीज की सेंस नहीं बनी कसम से। अभी चाहे तुम कहो कि ठीक है आपको नहीं आता तो क्या, पर यार मैंने काफी बार पढ़ने का ट्राई किया था इसे, मेरे को सच्ची में कोई सेंस नहीं बनी, काफी बार समझने का भी ट्राई किया था। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हाँ जी जब आप काम को बांट दो, उसको अलग अलग बंदों को दे दो, उसके साथ अथॉरिटी दे दो, फिर भी यार वो बेसिस कैसे हुआ डिवीजन ऑफ लेबर, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का बेसिस कैसे हुआ। तो चलो यार मैं तो खुद यही कहता हूँ कि ठीक है कुछ चीज नहीं आती तो खुद ब खुद एग्री कर लो। पता नहीं है मेरे को आया नहीं है, मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को इसकी सेंस नहीं लगी कोई, सच्ची में मेरे को सेंस नहीं लगी। मैंने काफी ज्यादा ट्राई किया था ये समझने का या ऐसे, मेरे को सेंस ही नहीं लगी इसकी कोई, बात खत्म यार। तो आगे फिर ये प्रोसेस है, ठीक है, ये है प्रोसेस क्या है हमारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, उसको अथॉरिटी ग्रांट करना, फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, ठीक है। एक्शंस करो साथ में। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी, नहीं ऐसे सॉरी, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। असाइन कर देना रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ग्रांट कर देना अथॉरिटी को, और हाँ फिक्स कर देना अकाउंटेबिलिटी को, ठीक है। असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फर्स्ट स्टेप है डेलीगेशन का, ठीक है। को उसमें वही फिर से यार बना के बता दिया कि कोई भी ऑफिसर इतना कैपेबल नहीं होता कि वो सारा काम कर ले, इसलिए वो काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है। तो जो इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल काम है वो खुद अपने लिए रख देता है, बाकी का काम वो डेलीगेट कर देता है। डेलीगेट करते समय वो देखता है सबॉर्डिनेट की कैपेबिलिटी, उसके स्किल, ये दिमाग में रखता है वो, उस हिसाब से वो अथॉरिटी डेलीगेट करता है। जैसे फाइनेंस मैनेजर keeps the job of financing for himself and delegates the rest of jobs like accounting, data collection, etc. to his subordinates। होप करता हूँ कि आप समझ गए होंगे, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट था ही नहीं, बस ये कहा है कि हाँ जी ज़रूरी काम अपने के लिए, बाकी दूसरों को दे देना, ठीक है। उसके बाद ग्रांट करनी है अथॉरिटी। अथॉरिटी ग्रांट करने के बाद तो वो कहता है कि सेकंड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन इज ग्रांटिंग अथॉरिटी, कि बिना अथॉरिटी के रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो, मीनिंगलेस। असाइनिंग अथॉरिटी सेंस यानी कि विदाउट, सेंस का मतलब विदाउट, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी टू द सबॉर्डिनेट्स इज मीनिंगलेस। इसलिए जितनी भी अथॉरिटी जरूरी होती है वो डेलीगेट कर देनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। जैसे चीफ मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करता है परचेज डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट के परचेज मैनेजर को, तो वो अथॉरिटी भी देता है परचेज मैनेजर को कि वो सामान खरीद सके, स्टॉक बना सके, डिवीजन ऑफ वर्क कर सके अपने हिसाब से जैसे करना है। तो इतनी थोड़ी सी मतलब जितनी भी हो अथॉरिटी देनी ही पड़ती है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से कर सके, नहीं तो उसके मैनेजर होने का कोई मतलब है ही नहीं। उसके बाद आता है कि फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, ये लास्ट स्टेप है कि हमने सबऑर्डिनेट्स को होल्ड करना है आंसरेबिलिटी के लिए, उनकी वर्क परफॉर्मेंस की आंसरेबिलिटी के लिए। हर सबऑर्डिनेट क्या कहते हैं अकाउंटेबल होता है अपने ऑफिसर के जो उसको अथॉरिटी डेलीगेट करता है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मींस जस्टिफिकेशन डिमांडेड, बड़ी प्यारी ये लाइन लगती है मेरे को, जस्टिफिकेशन डिमांडेड बाय द सुपीरियर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस। जैसे यार कोई आपको टीचर पूछता नहीं जब आप कोई कांड कर देते हो, जस्टिफिकेशन दो मेरे को आपने किया क्यों ऐसे, तो ऐसी प्रिंसिपल पकड़ ले या टीचर पकड़ ले कि हाँ जी जस्टिफिकेशन चाहिए मेरे को ये लाइन बड़ी प्यारी लगती थी। अकाउंटेबिलिटी में जस्टिफिकेशन डिमांडेड बाय द सुपीरियर फॉर वर्क परफॉर्मेंस। और जस्टिफिकेशन बताऊं होती कैसी है, सॉरी सॉरी, ये इतनी जस्टिफिकेशन होती है बस, और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आगे आता है इम्पोर्टेंस। यार एक सेकंड, इम्पोर्टेंट फिर आता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में आता है इसके इफेक्टिव मैनेजमेंट।
जैसे कि अगर हम सबॉर्डिनेट्स को थोड़ी सी अथॉरिटी दे दें, ठीक है, तो मैनेजर्स ना फोकस रह सकते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज पे या इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस रह सकते हैं। मेरी बात सुनो, जब जब अगर आपके रूटीन से जो फालतू फालतू के काम निकाल दे, समझो कि काफी ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, ना मेरी बात ना किसी की भी बात, मतलब समझ लो कोई जो मैं भगवान ने भेजा है सिर्फ जिंदगी में पढ़ने के लिए भेजा है, और उसके पास कुछ दिया नहीं भगवान ने, ना कोई और ना प्यार करने की ताकत ना कुछ और, ना मतलब कुछ भी चीज नहीं थी, ना वो बंदा प्यार कर सकता है, ना वो डिस्ट्रैक्ट हो सकता है किसी चीज के, ना इस चीज से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ना गेम से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। भगवान ने उसको पढ़ने के लिए भेजा है, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ने का हुनर है उस बंदे में। तो अगर उसके लेकिन शेड्यूल में जैसे कहा गया है कि क्रिया है कि जो तुम करना चाहते हो इतनी जल्दी तुम्हें करने को मिल जाए, वो ऐसे नहीं होता। जैसे घरेलू थोड़े से काम होते हैं, सब्जी लेके आना, कुछ भी लेके आना, या मतलब सामान समूह लेके आते रहना, ये काम करना वो काम करना, ये वो, तो उससे थोड़ा बहुत ना वो बंदा वो रहता है कि हाँ इतना काम है इतना काम है। लेकिन अगर वो अपने सिबलिंग को या ऐसे काम दे दे, तो वो ज्यादा अच्छे से मतलब और टाइम डाल सकता है ना अपनी स्टडी में, समझ रहे हो। इससे वो ये कह रहा है कि अगर हम सबॉर्डिनेट को पावर दे देंगे, तो जो मैनेजर है वो और अच्छे से काम कर सकते हैं, और उनके पास टाइम बच जाएगा जिससे वो इंपॉर्टेंट इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं या उन पे लगा सकते हैं। फ्रीडम फ्रॉम डूइंग रूटीन वर्क प्रोवाइड्स देम विद अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेल इन न्यू एरियाज की, मतलब जो रोजमर्रा के काम होते हैं, ठीक है, रोजमर्रा के काम होते हैं, उनसे छुटकारा डाल के वो और थोड़ा सा अपनी डेवलप कर सकते हैं, अपने स्किल्स को या किसी और एरियाज में डेवलपमेंट कर सकते हैं। आगे आता है एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट में बस यही देंगे कि उनको बस मौका दे दिया, मौका मौका ढूंढते थे वो, मौका, उनको मौका मिल जाए बस, उनको मौका दे दिया, उनको भगवान मिल गया। एक तो मेरे को इस पूरी बिजनेस की बुक में ना यही लिखा है कि अगर हम एम्प्लॉयज को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते, उनको तो पता नहीं कौन सा ही भगवान मिल जाता है। हर एक एडवांटेज में भाई, हर एक एडवांटेज में यही लिखा है कि अगर आप अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर दो, एम्प्लॉयज को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दो, इतनी सी इंपॉर्टेंस दे दो, इतनी सी इंपॉर्टेंस दे दो, ठीक है, आपने इतनी सी इंपॉर्टेंस दे दी, और उसने तो भगवान देख लिया, उसने जींदे जी भगवान देख लिया। अगर आपने उसको इतनी सी इंपॉर्टेंस दे दी, उसने भगवान देख लिया, उसने अपने मुंह से फोड़ दिया कि हाँ मैं तो अब बड़ी अच्छी पोजीशन वो कर रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा अच्छा वो फील कर रहा हूँ, और हाँ मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं और प्रोडक्टिविटी करूंगा और प्रोडक्टिविटी, और वो गंदी सी बात हमारे एडवांटेजेस में आके बैठ गई, और अगर वो ना करे तो वही गंदी सी बात हमारी डिसएडवांटेजेस में आके बैठ गई। अब ये देख लो एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, जो मेंटल ग्रोथ है वो उनकी तेज होती है डिसीजन लेने से, ठीक है, होती भी होगी, होती भी होगी, लेकिन पता नहीं इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि पता नहीं उनको थोड़े सा हम इम्पोर्टेंस क्या दे दें, वो भगवान ही देख लेते हैं। ये देखो, इससे हम डेलीगेशन से क्या होता है, उनको अथॉरिटी दे देते हैं डिसीजन लेने की। इतनी अथॉरिटी के बाद जो वो मैनेजर की तरह डिसीजन ले सकते हैं कंटीजेंट टू द सिचुएशन, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए। इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो और क्या कहते हैं अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सकते हैं। अगला पॉइंट इसके बारे में और नहीं बोला जाएगा, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। इसमें भी कुछ तुम्हें अलग दिख जाए ना, मेरे को मेरा नाम बदल दियो बस, इतनी सी इतना कहते हैं ना, एक मीठा पानी मारना है, एम्प्लॉयज खुश। देखो, डेलीगेशन के प्रोसेस में दोनों डेलीगेट की जाती है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सिचुएशन से क्या होता है, लिबर्टी मिलती है उनको, उनको डिसीजन लेने में पार्टिसिपेट किया जाता है, उनको पार्टिसिपेशन का मौका दिया जाता है। इससे वो अपना टैलेंट बाहर निकाल सकते हैं, अपनी स्किल बाहर निकाल सकते हैं, इससे उनकी परफॉर्मेंस बेटर होती है, और वो क्या कहते हैं अपनी इम्पोर्टेंस बनाने की सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए उनको जॉब सेटिस्फेक्शन होती है, वो काफी ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। यार वही ना, तुम्हें पूछ लो बस थोड़ा सा वही। आगे फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ होती है, जैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डज नॉट डेवलप ओनली वन पर्सन और डिवीजन, मतलब एक बंदे की डेवलपमेंट नहीं होगी, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट होगी एज अ होल। इससे क्या है, एडिकेट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आर अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू टेक डिसीजंस व्हिच हेल्प्स इन एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ अ बिजनेस विद फुल कॉन्फिडेंस, ठीक है। अब ये एक्सपेंशन वगैरह होता है क्या, एक्सपेंशन मतलब होता है आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका वॉल्यूम बढ़ाना, ठीक है, कि मतलब उसकी और ब्रांचेस बना देना।
जैसे मैंने खोल लिया अपना, क्या कहते हैं, मैं आगे जाके खोलूंगा अभी सचदेवा एंड सचदेवा एसोसिएट्स, ठीक है। मैंने ये खोल लिया, अपनी चार्टर्ड सेक्रेटरी की फर्म है, तो मैंने ये खोल लिया, इसकी मैंने ब्रांचेस बना दी। भगवान करे ऐसा दिन आए कि हाँ, मैंने पहले पुणे में खोला, उसकी ब्रांच बना दी, चंडीगढ़ में उसकी ब्रांच बनाई, दिल्ली में। दिल्ली मेरा मन कम ही है, मेरा मन कट्टा है दिल्ली से। हाँ जी, चलो बंदा रख लेंगे कोई। तो एक ब्रांच बना दी दिल्ली में, एक ब्रांच बना दी मुंबई में, एक बार ब्रांच बना दी वहाँ नागपुर में। तो ऐसे वो मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ अपने बिजनेस को, मॉडर्नाइज करना कि नई नई टेक्नोलॉजी वो करना, नई टेक्नोलॉजी। मैंने अपना मैंने अपनी ऐसी टेक्नोलॉजी लगा रखी है अपनी फर्म में, पता नहीं एम्प्लॉयज देख के खुश, पता नहीं लगवा क्या रखा है। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी देख लो, मैं क्या ही बता दूं अब। मॉडर्नाइज करना अच्छे अच्छे, जैसे कोई जो हमारे ट्रेनीज आ रहे हैं, ठीक है, वो बैठे हैं, जैसे ये चेयर पे बैठा हूँ मैं, या बस ऐसी मैंने टेक्नोलॉजी। हाँ जी, वो चेयर पे बैठे हैं, उनको नीचे से गुदगुदी होनी शुरू हो जाए, वो ऐसे पीठ लगा के बैठे हैं, उनको पीछे से मसाज होनी शुरू हो जाए। ऐसे मैंने मॉडर्नाइज करके रखा है अपना सारा काम। उसके बाद डाइवर्सिफाई, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, जैसे मैं सीएस में भी करूँ, थोड़ा बहुत सीए में भी कर लूँ, सीएमए का भी काम कर लूँ, तो ऐसे मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ अपनी सर्विसेज को या अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, करना चाहिए ये। मतलब वैसे लाइफ में नहीं करना चाहिए, याद करना चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद आता है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्ची। मैनेजमेंट हायरार्ची इज इनएविटेबल टू रन अ ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली, ठीक है। इसमें क्या ही समझना है, उससे क्या कहते हैं, अच्छे से बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट हायरार्ची जरूरी होती है। इस हायरार्ची की मदद से सुपीरियर सबॉर्डिनेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ पाते हैं और एक दूसरे को समझने की उनको चांस मिलता है। ये हायरार्ची एस्टेब्लिश होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अंडर दिस authority flows from top to bottom level, as a result senior and subordinate links are established from top to bottom। और साइंस बनी कोई, वही बात घुमा के वैसे भी लिख दी। पहले हायरार्ची की वजह से क्या कहते हैं, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशन बनता है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट की वजह से हायरार्ची बनती है। चलो जैसे पढ़ना है पढ़ दियो। जो चीज मैं समझा ही नहीं सकता उसके बारे में कह भी नहीं सकता कुछ यार। आगे आता है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन कहता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज अ प्रोसेस टू एस्टेब्लिश रिलेशन अमंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी। इन तीनों चीजों में एक रिलेशन आ जाता है, ठीक है। इससे जो एम्प्लॉयज है उनको क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि उनकी पावर्स कितनी है, उसको ड्यूटीज क्या करनी है, उसको काम करना है क्या है, और उसकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसका भी पता लग जाता है। इससे क्लियर पिक्चर डेलिनेट हो जाती है, क्लियर पिक्चर अराइज हो जाती है फॉर ऑल द जॉब्स परफॉर्म्ड एट वेरियस लेवल्स, विच ऑटोमेटिकली एस्टेब्लिश बेटर कोऑर्डिनेशन। जब आपको पता है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है, किसको आंसरेबिलिटी करनी है, और सभी को पता है, तो एज अ होल वो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन जाता है। इसकी एडवांटेज ये है कि ना डुप्लीकेसी होती है, ना ओवरलैपिंग ऑफ वर्क होता है। डुप्लीकेसी यानी कि एक काम बार बार नहीं हो सकता, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क की कोई काम छूट नहीं सकता, ठीक है। तो अभी डिसेंट्रलाइजेशन देखो, आपका थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है वैसे, 3 पेजेस ही है, करा दूं कवर। चलो, वैसे ना मैं आपको बात बताऊं, एक थोड़ा सा ट्रिक बताऊं। जो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के जो इम्पोर्टेंस है, वो चाहे आप डिसेंट्रलाइजेशन के डेलीगेशन में डाल दो या डेलीगेशन के डिसेंट्रलाइजेशन में डाल दो, एक ही बात है, ठीक है। अभी मैं बताऊं दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क ये है कि एक होता है मध्य स्तर पे काम करना। जब आप मध्य स्तर पे काम करते हो उसको आप कहेंगे डेलीगेशन। जब आप उच्च स्तर पे काम करते हो तो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मध्य स्तर पर काम करने का मेरा भाव ये है कि जब आप सिर्फ एक एक से एक पुरुष को या मतलब एक या दो पुरुष को सिर्फ आप अपनी पावर देते हो तो उसको हम कहते हैं डेलीगेशन। जब आप एक या दो से ज्यादा पुरुषों को अपनी पावर देना शुरू करते हो उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। ये एक्सपेंशन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या कहते हैं, जो डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स है, मतलब जो डिसीजन लेने वाले बनते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। इससे इसमें ना अथॉरिटी डेलीगेट होती है मिडिल और लो लेवल लेवल वर्क मैनेजर्स को भी, ताकि वो सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सके। दोनों डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन सिमिलर है, जिससे कंफ्यूजन होती है उनके मीनिंग में। तो दोनों कई बार इसको एक दूसरे की तरह इंटरचेंज भी यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप देखो, एक सेकेंड, इसमें बताता हूँ मैं। अभी इसी पे करना पड़ेगा।
जी, खाली जगह चाहिए। तो देखो, जब सी सॉरी एमडी, यार पहले कौन होता है, एमडी होता है, चलो आप मान लो। जब मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, अपनी जो भी समझ लो मैनेजिंग मैनेजिंग, ठीक है, सीईओ को अपना वो दे देता है, थोड़ी सी पावर दे देता है, तो इसको हम कहते हैं डेलीगेशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेलीगेशन। लेकिन जब आगे सीईओ भी, ठीक है, एक सेकंड यार, जब आगे सीईओ भी ये उसको दे दे, डिपार्टमेंटल हेड को दे दे, ठीक है, डिपार्टमेंटल हेड आगे अपने सबॉर्डिनेट्स को दे दे, ठीक है, तो मतलब आगे लोअर लेवल को दे दे, लोअर लेवल सुपरवाइजर को दे दे, तो फिर ये आ जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब पहले दो जो थे कि सीईओ और एमडी, वो होता है डेलीगेशन की, चलो मैं थोड़ा सा काम आपको अथॉरिटी दे देता हूँ, आप मेरे साथ कर लो। जब दो बंदे हो तो होता है डेलीगेशन, जब दो से ज्यादा हो तो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करियो। ये जो एग्जांपल कह रहा है कि जो चीफ मैनेजर है, ठीक है, उसने असाइन किया जो भी है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी को प्रोडक्शन मैनेजर को, कि आपको एम्प्लॉयज अपॉइंट करने 10,000 रुपये सैलरी पे, ठीक है, तो वो होता है डेलीगेशन। अगर क्या कहते हैं, ये वो सभी डिपार्टमेंटल हेड को कह दे, जैसे एक तो उसने कहा एक हेड को पड़ेगा, कौन सा, प्रोडक्शन मैनेजर को, कि आपने बंदे हायर करने हैं। लेकिन अगर वो सभी को कह दे ना, तो सभी को अथॉरिटी दे दे, तो वो हो जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हिच एग्जिस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ये ना, इन शॉर्ट आपको ये बात बताऊं, if we delegate authority we multiply it by 2, if we decentralize it we multiply it by any, ठीक है, any नहीं many। if we delegate authority we multiply it by 2, if we decentralize it we multiply it by many। इसके फीचर क्या है, एक्सपेंडेड वर्जन है, ठीक है, ये इससे सबॉर्डिनेट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, एप्लीकेबल है पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे, वर्कलोड कम होता है सीनियर्स का, डिसीजन जल्दी ले, डिसीजन आर टेकन दोस एम्प्लॉयज हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैम। मतलब जो काम करेगा वही डिसीजन लेगा, उसी को डिसीजन लेने की पावर मिलती है। along with authority even accountability is delegated। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अथॉरिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट कर सकते हो। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वैसे आप वही इसमें चेप सकते हो, लेकिन फिर भी चलो एक बार जल्दी से देख लो इसके, कि ये इनिशिएटिव डेवलप करते हैं सबॉर्डिनेट्स के बीच में, कि उनको इनिशिएटिव आता है, कि एक ना फीलिंग डेवलप होती है कि सेल्फ रिलायंस और कॉन्फिडेंस उनमें डेवलप होता है जब उनको डिसीजन मेकिंग में या उनको अथॉरिटी दी जाती है, उसको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो लोअर लेवल मैनेजर है उनको फ्रीडम मिल जाती है डिसीजन लेने की, और वो ये सीख जाते हैं कि जजमेंट कैसे ली जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। जब वैसे जैसे सबॉर्डिनेट है, ठीक है, एक सेकंड, सबॉर्डिनेट को जैसे चांस मिल जाता है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा चैलेंजियस पोजीशन, मतलब ज्यादा चैलेंज एक्सेप्ट करने की वो उनमें फीलिंग आती है कि चलो आज ये कर लिया, आज ये फिर हल्के हल्के डेवलपमेंट हो जाती है, डेवलपमेंट होती रहती है, तो वो फ्यूचर के लिए रेडी होते रहते हैं। मतलब फ्यूचर में कोई सा भी वो सर्कमस्टांसिस आए या कोई भी सिचुएशन आए, वो उसको आराम से वो कर सकता है, फेस कर सकता है। उसके बाद आता है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग में क्या है कि कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि इससे अप्रूवल लेनी है डिसीजन की, इससे अप्रूवल लेनी है, इसलिए ये इसके भी कम चांसेस होते हैं कि इंफॉर्मेशन डिस्टोर्ट, डिस्टोर्ट यानी कि चेंजेस हो जाना, इसमें डिस्टोर्ट यानी कि ब्रेक हो जाना इंफॉर्मेशन। इसमें इसको कैसे बताऊं कि इंफॉर्मेशन चेंज कर देते हैं, कि कहते हैं नहीं, बोला कुछ निकला कुछ, तो वो बात होती है। इससे इंफॉर्मेशन डिस्टोर्ट नहीं होती, क्योंकि इतने लेवल से निकालते ही नहीं है, खुद ब खुद डिसीजन लेना है, तो बस चलते रहे काम। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, कि हाँ जी, वो क्या कहते हैं, जो ट्रिवियल अफेयर्स है वो बस उनको दे देते हैं सबॉर्डिनेट्स को, कि हाँ जी हाँ, ये रोजमर्रा के जो काम है वो आप कर लो, इससे उनका वैल्यूएबल टाइम बचता है, जिससे वो यूटिलाइज कर सकते हैं ब्राइट द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एस्टेब्लिश कोऑर्डिनेशन। फिर उसके बाद आता है फैसिलिटेट ग्रोथ। ग्रोथ जैसे फुल लिबर्टी दी गई है सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन लेने की, इससे उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इसलिए वो एफर्ट करते हैं कि वो बेटर रिजल्ट लेके आ सकें। दिस थिंकिंग ओरिजिनेट्स टू डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिवनेस।
इससे कंपटीशन की फीलिंग आती है। इस सिचुएशन से हर कोई कहता है कि मैं बेटर परफॉर्म करूं। एज अ रिजल्ट डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड पॉसिबल। फिर आता है बेटर कंट्रोल। बेटर कंट्रोल कैसे? डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प करता है कि वो परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर सकता है, हर एक लेवल के एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट कर सकता है, और इवन मेक पॉसिबल फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। पहले कह रहे थे अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते या ऐसे, मतलब चलो हाँ जी, आप बस ये पढ़ लो। पता नहीं कहीं पे होता है ये दिक्कत ना, इस बुक में है इशू, पहले कुछ अब कुछ, कि हम अकाउंटेबिलिटी भी हाँ फिक्स कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन होता है जो हर एक डिपार्टमेंट का, वो यही है कि हमने ऑब्जेक्टिव्स कैसे अचीव करने हैं। दिस सिचुएशन इज जस्ट लाइक अ चैलेंज फॉर एवरी डिपार्टमेंट, और मैनेजमेंट अडॉप्ट्स अ गुड कंट्रोलिंग सिस्टम टू फेस दिस चैलेंज। ये था बस इम्पोर्टेंस। ये आपका हो गया 5.3। तो ये बस ये एक सेकेंड, ये डिफरेंस भी फटाफट चलो देख ही लो, छोड़ना भी क्या है। जो नेचर है इसकी, जो डेलीगेशन की नेचर है वो इनएविटेबल है, और कोई भी काम इसके बिना नहीं हो सकता। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन नेसेसरी नहीं है, डेलीगेशन नेसेसरी है। फ्रीडम, इसमें लेस फ्रीडम होती है कि मतलब डेलीगेशन के बाद भी जो सबॉर्डिनेट के पास है पूरा कंट्रोल नहीं होता। इसमें ज़्यादा फ्रीडम होती है, डेलीगेटर के पास क्या कहते हैं, वो कंट्रोल छूट जाता है उसका। मतलब मेरी बात सुनो, डेलीगेशन में आपने सिर्फ एक बंदे को कहा, ठीक है, तो उस पर आपका कंट्रोल होगा। जब आपने सभी को अथॉरिटी दे दी तो आपका कंट्रोल कम हो जाएगा, ये कह रहा है वो। स्टेटस, ये किस पे बेस्ड है? ऑन द डिवीजन ऑफ वर्क। ये दिस इज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय हायर ऑफिशियल्स। ये अगर वो कहेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है तभी होगा, नहीं तो नहीं। स्कोप कितना है इसका? लिमिटेड है, इसका ब्रॉडर है। उसके बाद पर्पस क्या है? कि उसका वर्कलोड कम हो सुपीरियर का, इसका पर्पस क्या है? अथॉरिटी की एक्सपेंशन हो ऑर्गेनाइजेशन में, कि जितनी ज्यादा बंदे उतनी ज्यादा अथॉरिटी की एक्सपेंशन हो। तो चलो यार, आपका ये खत्म हो गया। आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा चला गया क्योंकि ये थोड़ा सा ना ट्रिकी सा था, इम्पोर्टेंट सा था। बाकी मेरी बात सुनो, एक होता है लेक्चर में ना, देखो मैंने पहले भी कहा था कि मैं ना खाली कमरे में बैठा होता हूँ, तो अभी उतनी आदत पड़ी नहीं है। मेरे को पता है आपके काफी ज्यादा लेक्चर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी उतनी आदत पड़ी नहीं है। बीच में कोई आ जाता है या ऐसे, तो शायद मतलब कहीं कहीं पे मेरे को लगता है कि हाँ, चीज को उस हिसाब से, ऐसा नहीं कि सारा पूरा लेक्चर, मतलब कोई पर्टिकुलर चीज को उस हिसाब से शायद उतना टाइम नहीं दे पाया है, उतना अच्छे से नहीं समझाया। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि सारा का सारा अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को पता है कि कहाँ पे दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि इस पे ज्यादा टाइम लेने की जरूरत है, या इस टॉपिक को और ज्यादा अच्छे से करने की जरूरत है, या इस टॉपिक पे एक सिंगुलर चाहे छोटा सा टॉपिक है लेकिन उसको ज्यादा एग्जाम्पल देके मतलब ज्यादा लंबा लेक्चर लेने की जरूरत है उस पर, तो आप मेरे को प्लीज या तो कमेंट में बता दो, या तो आप मेरे को पर्सनली कॉल करके बता दो। अगर आपका कोई डाउट है या आपको कोई सजेशन देना चाहते हो, या आप कुछ भी लगता है कि हाँ जी ये टॉपिक पे थोड़ा सा कम टाइम लगा, या ऐसे कुछ भी आपके मन में है, गालियां नहीं, मतलब ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कि अगर आपका कुछ भी मन है कुछ पूछने का, या ऐसे, या आप चाहते हो कि कोई और वीडियो आए, मतलब आपके जो डाउट पे उस पे थोड़ी सी ज्यादा लंबी वीडियो आए, तो आप इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है। 8837832278। आप कभी भी फील फ्री टू कॉल एनी टाइम। और ये आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। और अगर आप एक सेकेंड, वेल दैट्स माय इंस्टाग्राम आईडी। तो कहीं पे भी आपको मैसेज करना है, कॉल करना है, तो आप आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू गाइस। अगर अच्छा लगे तो बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ख्याल रखियो, टेक केयर, कीप स्टडिंग। ओके।